is adsorption. हम ये देखेंगे कि adsorption का प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि adsorption होता क्या है. adsorption इक्विलिब्रियम कि adsorption में और absorption जो कि ABSORPTION है, absorption जो है उसमें और adsorption में फ़र्क क्या होता है. Adsorption is accumulation of molecules on a surface, like a surface layer of molecules in contact with an air or water phase. Adsorption का मतलब क्या है कि जो molecules हैं वो molecules या तो air से या water phase के contact में रहें, जबकि absorption क्या होती है कि जो molecules हैं वो एक ही phase के अंदर distribute हो जाए. Absorption is dissolution of molecules within a phase, for example, within an organic phase in contact with an air or water phase. So absorption के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जबकि adsorption के अंदर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से वो एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस के ऊपर. एडजॉर्बेट क्या होता है? वो मटेरियल जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है. जैसे अगर गैस जो है वो किसी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है मेटल की, तो वो जो गैस है वो एडजॉर्बेट होगा. और एब्जॉर्बेंट क्या होता है? मटेरियल डूइंग द एब्जॉर्बिंग, यानी जो मेटल होगा वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बेंट हो जाएगा. सो एब्जॉर्प्शन में बेसिकली क्या होता है कि ये फेज 1 है, ये फेज 2 है. फेज 1 आप किसे कहेंगे? गैस के मॉलिक्यूल्स को. और फेज 2 यहाँ पर क्या हो जाएगी? मेटल सरफेस हो जाएगी. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक ही फेज के अंदर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ये दूसरी फेज है, इसमें एब्जॉर्ब हुए हैं, और ये एक फेज है एयर सपोज कर लीजिए, ये लिक्विड सपोज कर लीजिए कि लिक्विड में वो सारे होमोजेनियसली एब्जॉर्ब हो गए हैं. ठीक है, जैसे कि आप हेनरीज लॉ में पढ़ते हैं. सो दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन. लाइक यू ईट इट, और उसके बाद आप उसको जब खा लेते हैं तो ये जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिफॉर्मली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन इज समथिंग लाइक दिस. So next comes chemical and physical adsorption. The adsorption process is generally classified as either physisorption, physical adsorption हो सकती है, या chemisorption. Chemical adsorption आपको नाम से पता चल रहा है कि एक में जो molecules होंगे वो physically absorb हो जाएंगे, जबकि दूसरे में वो क्या करेंगे? Strong forces या bonding के थ्रू उसके ऊपर absorb हो जाएंगे. लेकिन physisorption is the most common form of adsorption. So, like you can see in this picture as well, कि physisorption में जो substrate surface है, जो कि metal surface आप for example imagine कर सकते हैं, उसके ऊपर molecules weak forces के through absorb हो रहे हैं. जबकि chemisorption में क्या हो रहा है ये देखिए. Let's read it first. कि physisorption यानी physical adsorption in which the forces involved are intermolecular forces. ये van der Waals forces जो कि weak kind of forces होती हैं, of the same kind as those responsible for the imperfection of real gases and the condensation vapors, and which do not involve a significant change in the electronic orbital patterns of the species involved. ये कोई एक मुश्किल ज़बान नहीं है जब उसने ये कह दिया कि it does not involve a significant change in electronic orbital patterns. ये क्या होते हैं? आपके outermost electrons होते हैं outermost shell के अंदर. और जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कब इन्वॉल्व होते हैं? जब भी केमिकल बॉन्डिंग हो रही होती है. तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में या फिजिसॉर्प्शन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. इस वजह से जो केमिसॉर्प्शन है, केमिकल एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन के अंदर is in which the forces involved are valence forces of the same kind as those operating in the formation of chemical compounds. यानी जो chemical compounds में involve होती हैं, जो bonding है, ionic है, covalent है, ये क्या है? Bonding है. इसके through जब कोई molecule absorb होगा उसे आप क्या कहेंगे? Chemisorption. जैसे आप इस डायग्राम में देखिए कि एक पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट है जिसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर एब्सॉर्ब हो रहे हैं.
The principal differences between chemisorption and physisorption क्या है? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है, रिवर्सिबिलिटी का होता है, थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्ब लेयर उसका, इन तीनों का डिफरेंस होता है chemisorption में और physisorption में. So comparison between physisorption and chemisorption. Physisorption में जो enthalpy of adsorption है it is between 5 to 50 kilojoule per mole, जबकि chemisorption आपको पता है कि जब भी केमिकली जब कोई चीज फॉर्म होती है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. सो उसमें जो enthalpy होगी वो क्या होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, like 200 to 400 किलो जूल पर मोल. द प्रोसेस इज रिवर्सिबल. रीजॉर्प्शन क्या हो जाता है? रिवर्सिबल भी होता है, साथ में एड्सॉर्प्शन होती है तो साथ में डीजॉर्प्शन भी होती है. दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो कौन सी होंगी? वैन डर वाल्स होंगी, जबकि यहाँ पर वो क्या होंगी? केमिकल बॉन्ड होंगे. फिर ऑप्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर भी बन सकती है, लेकिन मोनोलेयर हमेशा किस में बनेगी? केमिसॉर्प्शन में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, उसमें उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो वो क्या हो जाएगा? मोनोलेयर बनेगा. उसके ऊपर कम ही ऐसा होता है कि ऊपर कोई और भी लेयर आ सके. This process is observed under conditions of low temperature. This process takes place at high temperature. ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये हाईली स्पेसिफिक होता है क्योंकि इसमें बाइंडिंग साइट इन्वॉल्व होते हैं. So factors influencing adsorption क्या हो जाएंगे? Adsorption in surface area, nature of gas, adsorption की हीट कितनी है, उसका रिवर्सिबल कलेक्टर क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर के इफेक्ट चेंज करने से क्या इफेक्ट है, थिकनेस ऑफ एब्जॉर्ब लेयर से क्या इफेक्ट आ रहा है. तो जब एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया क्या होता है कि जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. जितना एब्जॉर्बेंट का एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्बेट के लिए भी ईजी होगा उसके ऊपर एब्जॉर्ब होना. नेचर ऑफ गैस क्या होगी? अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस. In general, more easily liquefiable gas is more readily absorbed. ठीक है, तो ये उसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके मास पे, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पे. उस गैस की नेचर का ये मतलब होता है. Heat of absorption में क्या होगा? Is defined as the energy liberated when 1 gram mole of gas is absorbed on the solid surface. यानी एक मोल किसी भी गैस का जब एक सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है तो जितनी एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज होती है, तो उसको क्या कहेंगे आप? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन. गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? सॉलिड सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगे. Thus, it is similar to the condensation of a gas to liquid. Therefore, absorption like condensation is an exothermic process. नेक्स्ट रिवर्सिबल कलेक्टर. फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. द गैस एब्जॉर्ब onto a solid can be removed under reversed conditions of temperature and pressure. क्योंकि जब भी आपके पास दो चीज़ों के दरम्यान में केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू. Effect of temperature. Physical absorption occurs rapidly at low temperature and decreases with increasing temperature. Exothermic process है. अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है आप ये easily understand कर सकते हैं. लेकिन chemisorption, like most chemical changes, generally increases with temperature. Thus, a rise of temperature can often cause physical absorption to change into chemisorption. तो फिर उसकी डायनामिक्स चेंज होकर क्या हो जाती है? वो आप उसको हीट अप करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, तो उस सारी डायनामिक्स क्या होगी? एक एटम्स के अंदर चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी होती है कि वो केमिकल बॉन्डिंग की तरफ चले जाए. Effect of pressure. Pressure leads to increase of absorption and decrease of pressure causes desorption. जब इंक्रीज हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगी और प्रेशर डिक्रीज होगा तो डिसॉर्प्शन हो जाएगी. यानी गैस साथ साथ, और आपको याद रहे कि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के साथ साथ डिसॉर्प्शन का प्रोसेस भी होता रहता है एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर जाके. Thickness of absorbed layer of gas. The physically absorbed gas forms only one molecular thick layer, जबकि above a certain pressure multi-molecular thick layer is formed. तो प्रेशर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी मल्टी लेयर्स बनेंगी. फिजिकल एब्जॉर्प्शन ये किससे होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से. केमिकल एब्जॉर्प्शन किससे होगी? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से. इसकी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल होती है. ये सारी वही प्रॉपर्टीज है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो एग्जांपल्स कॉमन अगर देखी जाए तो क्या है? सिलिका जेल, ये जो आपके डिफरेंट शूज, अगर आप शूज लेते हैं उसमें पड़ा होता है, अगर आप कोई बैग लेते हैं उसमें पड़ा होता है.
वो क्या करता है सिलिकॉन जेल, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर यानी गैस को, एयर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो मॉइस्चर जो है वो आपकी किसी भी चीज को खराब ना करे। फार्मेसी के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल यूज की जाती है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव सिंगल एजेंट अवेलेबल एज एन इमरजेंसी डीकंटामिनेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। वहां पर भी अगर ऐसी कोई मॉलिक्यूल्स है तो उनको क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से इसको एब्जॉर्ब करेंगे। It is used after a person swallows or absorbs almost any toxic drug or chemical. ठीक है, पुराने जमाने की तरह वो आपको वोमिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप एब्जॉर्बेंट चारकोल की तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। Adsorption is usually described through isotherm, that is function. अब isotherm क्या होते हैं, क्यों पढ़े जाते हैं, which connects the amount of adsorbate on the adsorbent. यानी एक एड्सॉर्बेट जो है वो एड्सॉर्बेंट के ऊपर कैसे एड्सॉर्ब हो रहा है, कितनी अमाउंट एड्सॉर्ब हो रही है, प्रेशर चेंज करने के साथ साथ इस चीज को हम आइसोथर्म से देखते हैं और उसका टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। और वो जो आइसोथर्म है वो किस टाइप्स के हैं, फिनलिच आइसोथर्म है, लैंगमियर है, बीईटी आइसोथर्म है। सो टिपिकल आइसोथर्म कैसा होता है जी, कंसंट्रेशन होती है, यहाँ पर आप कोई पैरामीटर ले लेते हैं तो उस चीज को यहाँ पर आपको इस तरह की क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। So Langmuir isotherm in 1916, Irving Langmuir published an isotherm for gases absorbed on a solid, which retained his name. It is empirical isotherm derived from a proposed kinetic mechanism. अब इसके ऊपर क्या है, ये बेस्ड किस चीज के ऊपर है, फोर हाइपोथेसिस के ऊपर कि सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट इज यूनिफॉर्म, all absorbent sites are equal, यानी आपने ये ज्यूम कर लिया कि जो एब्जॉर्बेंट है उसकी सरफेस क्या है, यूनिफॉर्म है, तभी आप एक प्लॉटिंग करते हैं। फिर उसके बाद आपने जो नेक्स्ट एग्जाम्पशन है वो क्या है कि एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल डू नॉट इंटरैक्ट। जो एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते। All absorption occurs through the same mechanism. At the maximum absorption, only a monolayer is formed. क्योंकि इस तरह की assumption से आपके लिए फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। फिर आप देखते हैं कि जो रियल लाइफ में जो रियल मैकेनिज्म हो रहे होते हैं तो डिफरेंट होते हैं, तो फिर आप उस आइडियल से हमेशा जो डिविएशंस हैं उसको कैलकुलेट करना ईजी होता है। इसलिए हमेशा साइंस में आप क्या करते हैं, आप एक आइडियल सिस्टम लेते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं और फिर उससे डिविएशन जो है वो फिर कैलकुलेट करना आसान होता है। So let's move to Friendlich adsorption isotherm. अब ये क्या बताता है कि एब्जॉर्प्शन में चेंज कैसे आती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, अगर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो। अब यहाँ पर आप देखिए टिपिकल एक फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, जो जो y एक्सिस है उसके ऊपर आप ये क्वांटिटी लेते हैं A, जबकि x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है। अब जो A है ये बहुत सारी बुक्स में x/m से भी डिनोट किया जाता है। ये है क्या, इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी अमाउंट ऑफ गैस जो कि एब्जॉर्ब हो रही है पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट के ऊपर, उसे आप क्या कहेंगे, A कहेंगे। और उसका आप बिहेवियर देखेंगे कि कैसा है। अब आप देखिए जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट पे ये क्या होता है, रैपिड चेंज आती है, यानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है इन द स्टार्ट। फिर क्या होती है, आहिस्ता यहाँ से यहाँ तक आप देखिए कि स्लो एब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन फिर आपके यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, इसके बाद ये स्ट्रेट हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जब ये टच करेगा प्रेशर लाइन को तो उससे आप क्या कहेंगे, सैचुरेशन प्रेशर। और ये ऐसा क्यों होता है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है और कांस्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के साथ साथ जो प्रोसेस है वो डिसॉर्प्शन का भी हो रहा है। सो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं कि A इज इक्वल टू के पी की क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है P 1/m. So always remember that adsorption is accompanied by desorption of gas. नेक्स्ट है जी, आपने अगर फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की वैलिडिटी चेक करनी हो कि वो सही है या नहीं, तो आप इस तरह का प्लॉट लेते हैं जिसमें आप log a यानी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसका log लेते हैं और उसको log p से आप रिलेट करते हैं। अगर तो स्ट्रेट लाइन आ जाए इसका मतलब है कि जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है इट इज वैलिड।
अगर स्ट्रेट लाइन ना आए तो ये वैलिड नहीं होता। और 1/n की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, आपको स्लोप है आपका। 1/n की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के दरम्यान में होती है, ठीक है। और इंटरसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, log k। ये आपको कहाँ से पता चला, y is equal to mx plus c इस इक्वेशन से, जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। So next slide, this is all that I have told you already. Next, let's see कि applications of adsorption क्या है. Production of high vacuum. If a partially evacuated vessel is connected to a container of activated charcoal cooled with liquid air, the charcoal absorbs all the gas molecules in the vessel, resulting in a very vacuum. अब इसमें क्या है कि हाई वैक्यूम में यानी बेसिकली क्या है कि अगर आपने एयर है, लिक्विड एयर हेल्प टू क्रिएट अ हाई वैक्यूम इन अ वेसल। कि प्रोसेस क्या होता है जी, ये हाई वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी स्टोरेज करनी हो, आपने कोई लिक्विड एयर स्टोर करनी हो या लिक्विड हाइड्रोजन स्टोर करनी हो, तो क्या होता है आपको ये इसमें आसानी रहती है कि चारकोल क्या करता है, वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है गैस को। और चारकोल के बारे में आपको याद रहे कि चारकोल बेसिकली क्या होता है, कार्बन होती है, ठीक है। कार्बन को ही चारकोल कहते हैं, लेकिन उसको प्रिपेयर एक काफ़ी टेक्निक से किया जाता है। इतनी टेक्निक यूज़ की जाती है कि वो जो चारकोल है वो बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है, हाईली पोरस उसकी सरफेस होती है, और उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। तो उसके अंदर फिर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह गैस मास्क जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें भी आपके पास यानी एब्जॉर्बेंट यानी पॉइजनस गैसेस अगर आ गई हैं तो वो एब्जॉर्ब होती जाए, और जो आपने मास्क पहना हुआ है उसके अंदर जो एयर है वो प्योरीफाई हो रही है और आपको ब्रीथिंग में आसानी हो जाती है। सिमिलरली हेटेरोजेनस कैटालिसिस है, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कैटलिस्ट की सरफेस पे, वेयर दे फॉर्म एन एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। और ये हम कैटालिसिस में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बेसिकली ये यूज़ कहाँ होता है, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड हैबस प्रोसेस में, ठीक हो गया। उसमें भी ये क्या होता है कि जो गैस है उसको आप एब्जॉर्ब करवाते हैं सरफेस पे, निकल की सरफेस के ऊपर। तो फिर आपकी जो प्रोसेस है वो, तो ये इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, वो प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाता है। सिमिलरली चारकोल से आप क्या करते हैं, कलर्ड इम्प्योरिटीज भी रिमूव कर सकते हैं। फिर similarly, mixture of small quantities of organic substances can be separated with the help of chromatography, which involves the principle of selective adsorption. तो chromatographic analysis में भी different techniques में आप ये इस्तेमाल करते हैं, और इससे adsorption की बहुत एक widely used application है। क्योंकि अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उसमें अपनी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो इम्प्योरिटीज़ आप एब्जॉर्प्शन की मदद से क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में रिमूव कर सकते हैं, और आपके पास प्योर सैंपल आ सकता है, कोई नॉवल आपने कोई चीज़ बनाई है।